हेलो एवरीवन, आई एम दीपांशु एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम मार्केट का एनालिसिस करने वाले हैं और जिस तरीके से मार्केट ने 18,000 को क्रॉस किया उसके बाद से 2 दिन से इस तरीके से रिवर्सल आ रहा है, जैसा कि मानो मार्केट कह रहा है एकदम से वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दिए, हालात बदल दिए। तो हम चलते हैं चार्ट्स पे, वहाँ पे देखते हैं किस तरीके से मार्केट रहा और किस तरीके से मैंने पोजीशंस अपने एडजस्टमेंट किए हैं। तो चलते हैं सीधे चार्ट्स पे। तो ये हम आ गए हैं निफ्टी के चार्ट पे और यहाँ पे हम देख सकते हैं 0.83% डाउन रहा है मार्केट। और बैंक निफ्टी थोड़ा सा ज़्यादा नेगेटिव रहा है, 1.14% डाउन। और बैंकिंग सेक्टर के साथ साथ जो फाइनेंशियल सेक्टर्स होते हैं ये डाउन है। फाइनेंशियल सर्विसेज 1.6% डाउन है और पीएसयू बैंक थोड़ा सा होल्ड कर रहा है अपने आप को, पता नहीं इसमें कुछ तो बात है। वैसे तो पीएसयू बैंक्स हम ट्रैक नहीं करते हैं ज़्यादा, बट पीएसयू बैंक में एक एसबीआई है जिसको हम थोड़ा कंसिडर करते हैं। बहुत ज़्यादा वेटेज है पीएसयू बैंक में एसबीआई का। तो एसबीआई के पॉजिटिव होने की वजह से पीएसयू इंडेक्स पॉजिटिव है। और भी बैंक्स हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन बैंक और इस तरीके के छोटे मोटे बैंक्स जो गवर्नमेंट बैंक्स हैं वो पीएसयू बैंक्स में आते हैं। और सबसे मेजर बात यह है कि स्मॉल कैप और मिड कैप जो अपना मेजर मार्केट ब्रेड्थ है उसने अपने आप को होल्ड किया है। बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट मूवमेंट तो नहीं दिया है, बट एक कंफ्यूजिंग टाइप्स का कैंडल बनाया है इस तरीके से। तो ठीक है, ये इसी तरीके से मूव करता है, जैसे जाता है तो बहुत तेज़ बड़े बड़े कैंडल्स और फिर कंसोलिडेशन। तो मिड कैप में भी कुछ उसी तरीके का रहा, थोड़ा सा डिफरेंट रहा। मिड कैप में ज़्यादा पॉजिटिव ग्रीन कैंडल बना रखा है। तो दिस शोज़ मिड कैप में ज़्यादा स्ट्रेंथ है डेफिनेटली, है ना। काफ़ी क्लियरली बड़े बड़े ग्रीन कैंडल्स बनाते हुए भागता चला जा रहा है मिड कैप। तो कुछ तो बात है मिड कैप में। स्मॉल कैप में उस तरीके का स्ट्रेंथ दिखाई नहीं दे रहा है, थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूज्ड है। कल भी एक इनडिसाइसिव कैंडल बनाया, आज भी इनडिसाइसिव कैंडल है। और आईटी सेक्टर तो मतलब पता नहीं, ये अभी डल है, बिल्कुल भी डल है अभी। जिस तरीके से यहाँ पे ऐसा स्टीप फॉल जैसे कभी किसी में आ जाता है, उसके बाद वापस से उभर के जाना इतना आसान नहीं होता है। तो ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे अच्छा कंसोलिडेशन हो रहा था तो मार्केट ब्रेकआउट करेगा आईटी इंडेक्स, बट अनफॉर्चुनेटली आज ब्रेकडाउन दे दिया इसने। इसका मेजर रीज़न है नैस्डैक, जो अपना यूएस इंडेक्स है आईटी सेक्टर का, आईटी एंड टेक सेक्टर का। तो वो गिर रहा है वापस से, थोड़ा रेड में चल रहा है वो। तो इसी तरीके से देख सकते हैं इन्फोसिस वगैरह सब के सब डाउन है, 1.5% के ऊपर ही सब के सब गिरे हुए हैं। तो थोड़ा सा अभी आईटी सेक्टर से दूर रहना ही बेटर रहेगा आई थिंक। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मेटल सेक्टर थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, एंड ऑल थैंक्स टू टाटा स्टील जो कि लगातार 2 दिनों से ग्रीन कैंडल्स बना रहा है और थोड़ा ब्रेकआउट जैसा लग रहा है इसमें। ये अपने ऑल टाइम हाई को क्रॉस करके कहीं जा सकता है ये। इनफैक्ट टाटा सेक्टर का हर स्टॉक अच्छा कर रहा है। अभी टाटा पावर में रिसेंटली बहुत बड़ा ब्रेकआउट आया है। तो टाटा पावर क्योंकि मेरे पोर्टफोलियो में है तो इसको मैं थोड़ा सा ट्रैक कर लेता हूँ। और कल इसने बहुत बड़े कैंडल के साथ ब्रेकआउट दिया था, ये रहा, ये अपने हाई को क्रॉस किया इसने और आज कंटिन्यूएशन कैंडल इसने बनाया इस तरीके से। आज भी करीबन 6% अप है। तो टाटा मोटर्स भी इसी तरीके से, आज का वॉल्यूम भी बहुत हाई है, देख सकते हैं 226 मिलियन कैंडल नीचे देख सकते हैं, बहुत हाई वॉल्यूम्स है। इसी तरीके से टाटा मोटर्स भी कल तो अच्छा था। एक्चुअली टाटा मोटर डीवीआर अच्छा कर रहा है, टाटा मोटर्स एग्जैक्टली अच्छा नहीं कर रहा अभी, बट ठीक है, दे विल कैच अप सून। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो मार्केट अभी नेगेटिव हो गया है, थोड़ा सा बियरिश स्टैंस आ गया है। यूएस में रेट हाइक्स और इन्फ्लेशन वगैरह का जो प्रॉब्लम है, तो ग्लोबल मार्केट्स में थोड़ा सा इम्पैक्ट आ रहा है, इस वजह से हमारा मार्केट भी रिएक्ट नहीं कर पा रहा है। तो ये तो हो गया मतलब बहाने वाली बात, बट असली जो रीज़न है वो हम बात करते हैं। असली रीज़न ये है कि जिन्होंने मार्केट को ऊपर लेके गए थे जो स्टॉक्स, वही मार्केट को पटकने लग गए। तो मारेंगे भी हम, बचाएंगे भी हम, वो वाली कहानी है। तो ये देख सकते हैं एचडीएफसी बैंक जितनी तेज़ी से ऊपर गया एक कैंडल में, तो वापस अभी अपने असली पोजीशन पे आ रहा है ये। तो ये थोड़ा सा नेगेटिव चीज़ है ना। और इसी तरीके से एचडीएफसी में भी अगर हम देखें तो बहुत पॉजिटिव था, ये अपने टॉप पे एक टाइम पे 15% अप था, बट अपने यहाँ पे देख सकते हैं इस कैंडल से ये हाई, इट इज़ रफली 16%, ठीक है। और वहाँ के हाई से लगातार 2.5 दिन में ही ये गिर गया, 12% वापस गिर गया है। तो जिन्होंने पुट बाई किया होगा टॉप पे उनके तो चांदी हो गई होगी, है ना। अभी भी एचडीएफसी अगर हम देखें तो अपने लो पॉइंट से
3.6% ऊपर है। तो अभी देखना होगा इसको किस तरीके से ये बिहेव करता है। वैसे तो इतने बड़े बड़े मूव्स देना इसके लिए बहुत इट डज़ नॉट सूट HDFC एंड HDFC बैंक। तो इसको मीन रिवर्जन भी कहते हैं, मैंने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था। यहाँ पे भी देख सकते हैं अपने प्रीवियस हाई से ये 14-15% ऊपर था और अपने टॉप से ये अभी गिर के करीबन 10% नीचे आ गया है 2 दिन में, 2.5 दिन में। तो बहुत बड़ी बात होती है अगर कोई इंडेक्स हैवी स्टॉक इस तरीके से 10% गिर जाए तो ऑब्वियसली इंडेक्स में भी इम्पैक्ट आएगा। तो अगर 15% ऊपर जाएगा तो इस तरीके से भाग के निफ्टी ऊपर चला जाएगा, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा ये करीबन 2.5-3% ऊपर हो गया। और अब जैसे वो गिर रहा है तो वही मार्केट अपने आप को करेक्ट कर रहा है, बेसिकली अपने असली पोजीशन पे आ रहा है। तो ये 1.7% गिरा है, ऑल्दो इतना ज़्यादा गिरा नहीं है क्योंकि ओवरऑल जो ब्रॉडर मार्केट है वो थोड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। मिड कैप, स्मॉल कैप, ये आपके पोर्टफोलियो में जो स्टॉक्स होंगे उनमें ग्रीनरी दिखाई दे रहा होगा थोड़ा सा। तो इस वजह से निफ्टी एज अ मार्केट इतना ज़्यादा नहीं गिर रहा है, बट ये दोनों स्टॉक्स जिस तरीके से भागे थे उसी तरीके से गिर रहे हैं, धीरे धीरे या तेज़ी से कहेंगे, अभी इसमें कुछ कह नहीं सकते हैं। ये पूरा न्यूज़ बेस्ड रैली था और ये बस्ट हो गया अभी एक्चुअली में। बट कमाल की बात यह नहीं है कि HDFC और HDFC बैंक का जो फॉल आ रहा है, प्रॉब्लमेटिक ये भी है कि इनके साथ साथ जो बाकी भी स्टॉक्स हैं, एक्सिस बैंक, ये भी इसने तो ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं किया बट गिरने में अभी कंट्रीब्यूट कर रहा है ये। ICICI बैंक भी बिल्कुल फ्लैट है, कुछ भी नहीं हो रहा है इसमें। और रिलायंस में बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, रिलायंस में एक नेगेटिव पैटर्न बना है एक्चुअली। तो इसको हम कई बार ट्रैक करते हैं, मैं भी इसमें कई बार ट्रेड्स लेता हूँ, बहुत फ्रीक्वेंट नहीं होता है। बट ये देख सकते हैं ये जिस तरीके से ऊपर गया है यहाँ से, ये एक अप ट्रेंड आया, फिर ये अगले कैंडल में ये इस तरीके से डाउन ट्रेंड आया और फिर ऊपर गया और ऊपर जाके इसने नीचे ब्रेक किया। अब इसके बाद ये एक नेकलाइन फॉर्म कर दिया इसने और इसको कहते हैं डबल टॉप, ठीक है। तो अगर आज के मार्केट में ये बराबर अगर ऊपर ओपन होके इस लाइन को ब्रेक किया होता तब तो हम इसको सेल कर सकते थे रिलायंस को, लेकिन रिलायंस ने आज गैप डाउन ओपन कर दिया और इस वजह से गैप डाउन भी बहुत ज़्यादा बड़ा गैप डाउन था और वो फटाफट से बाई हो गया। देख सकते हैं ये इतना बड़ा गैप डाउन करीबन 1.5%, और इसके बाद फटाक से ये ऊपर भी चला गया और उसके बाद पूरे दिन कंसोलिडेट करते हुए इसने टाइम पास कर दिया। तो इसी वजह से अपना निफ्टी भी अगर हम देखें तो गैप डाउन तो ओपन हुआ था पहले 5 मिनट में और रिलायंस की वजह से एक अच्छा अपमूव आया, ठीक है। और यहाँ पे दोबारा कन्फ्यूजन स्टार्ट हो गया, ऐसा लग रहा था कि गैप डाउन इस तरीके से सस्टेन नहीं करेगा, पता नहीं अननेसेसरी मतलब यूएस मार्केट्स में है रेट हाइक्स, इन्फ्लेशन वगैरह है, बट एग्जैक्टली इंडियन मार्केट्स में किस तरीके से इम्पैक्ट आएगा इसकी क्लैरिटी नहीं थी। तो गैप डाउन के बाद जिस तरीके से ये अपमूव इसने दिखाया 50-60 पॉइंट का, तो लगा कि ये गैप फिल करके एटलीस्ट फ्लैट क्लोज कर देगा अपना मार्केट। लेकिन फिर कन्फ्यूजन आया और फिर कन्फ्यूजन भी इतना तेज़ नहीं था, ये गिरने लग गया, धीरे धीरे गिरा एक्चुअली 70 पॉइंट आराम से छोटे छोटे कैंडल बना के आया। बट ये जो बड़ा सा कैंडल आया ना, तो इसमें लगा कि बस ये देख सकते हैं एक 5 मिनट के कैंडल में इसने 30-40 पॉइंट्स का फॉल दिखा दिया। तो ये थोड़ा सा वरीसम सिचुएशन था। इसके बाद वापस ऊपर गया और फिर इसने बड़ा सा ग्रीन कैंडल बनाया और ऊपर जाने लग गया। यहाँ पे फिर से लोगों को कंफ्यूज किया और यहाँ पे मैंने भी कंफ्यूजन में आके अपने कुछ कॉल्स सेलिंग पोजीशंस थे मेरे कल के एक्सपायरी के, उसको स्क्वायर ऑफ करके मैंने यहाँ पे पुट सेल कर दिया। अब जैसे पुट सेल किया वहाँ से फटाक से मार्केट नीचे गिरने लग गया, कन्फ्यूजन बना रहा और फिर मेरे को पुट स्क्वायर ऑफ करना पड़ा लॉस में। फिर पहले तो मैंने कॉल सेल किया था, शायद इस हाई लेवल पे ही कॉल सेल किया था, बट ये जब ऊपर जाने लग गया था तब भी इतना कोई दिक्कत नहीं आया था क्योंकि इसने बहुत टाइम बिता के ऊपर गया था। तो कॉल सेल को मैंने शायद फ्लैट क्लोज कर दिया था, थोड़े बहुत शायद यहाँ पे कॉल सेल कर दिया था मैंने गलती से। तो यहाँ पे भी मेरे को लॉस हुआ ऊपर जाते हुए और यहाँ पे टॉप पे मैंने पुट सेल कर दिया तो उसमें भी लॉस हो गया मेरे को। और बेसिकली इस तरीके से कन्फ्यूजन बना रहा। देख सकते हैं ये गिर गिर के बार बार बड़े बड़े कैंडल्स बना के ये लाइन को तोड़ रहा है ये, बट अल्टीमेटली इसने इसी लाइन के आसपास में क्लोजिंग कर दिया है। तो अब ये मैं बताना चाहता हूँ कि ये लाइन का क्या सिग्निफिकेंस है। अब ये लाइन ऐसा नहीं है कि मैंने आज के मार्केट में बनाया, आज के मार्केट में मैंने ये ऊपर वाले और ये नीचे वाले स्लैंट लाइंस बनाए हैं, बट ये लाइन का सिग्निफिकेंस देखने के लिए हम देखते हैं 1 डे कैंडल। मतलब तो ये देख सकते हैं, मैंने कल के वीडियो में ये चीज़ डिस्कस किया था कि ये निफ्टी का जो बड़ा सा ग्रीन कैंडल बना है, इसका जो बॉटम होगा यानी इसका बेस, दैट इज़
बेस देख सकते हैं, इसका ओपनिंग लेवल 17,809, तो 17,800 मैंने कहा था, और देख सकते हैं ये लाइन का लेवल यहाँ पे 17,810 ऐसे कुछ है। तो अब आप समझ सकते हैं इसका क्या सिग्निफिकेंस है और निफ्टी क्यों इस तरीके से इसी लाइन के आसपास इसने टाइम बिताया है। ये सेम कंसेप्ट मैंने कल HDFC बैंक में भी बताया था कि इसका ओपनिंग पॉइंट और इसका जो हाई पॉइंट 2 दिन का, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर HDFC बैंक इसको ब्रेक कर देता है तो ये बियरिश हो जाएगा और अभी बहुत जल्दी ये ऊपर अपने हाई के पास नहीं जा सकता है। ठीक है, सेम आर्ग्यूमेंट मैंने HDFC के लिए भी दिया था, ये भी अपने लो को ब्रेक कर दिया इसने। तो अभी HDFC में भी और HDFC बैंक में भी लगता नहीं है कि ये अपने हाई के पास दोबारा जा पाएंगे बहुत जल्दी। ठीक है, इस तरीके का कंसोलिडेशन होगा, बहुत टाइम पास होगा इस तरीके से यहाँ पे, है ना। और सेम चीज़ अपने निफ्टी के लिए भी अप्लाई होता है, बट अभी निफ्टी ने डिसाइसिवली इस लो को ब्रेक नहीं किया है। ठीक है, तो हम ऐसा कुछ कह नहीं सकते हैं। हो सकता है निफ्टी के लिए ये मेजर सपोर्ट बन जाए अगले 1-1.5 महीने के लिए या 2 महीने के लिए, और इसके नीचे कभी ना आए। जैसे हमने ये इस तरीके का रेजिस्टेंस सपोर्ट बना रखा है, ये कहाँ से बनाया हमने, बहुत पुराने लेवल से बनाया है। ठीक है, तो इसी तरीके का आई फील कि ये जो लाइन है एक बहुत मेजर लाइन बन के हमारे सामने आने वाला है। तो अभी हम अगर डेली बेसिस पे एनालिसिस कर लें कल के एक्सपायरी के व्यू के अकॉर्डिंग, तो देख सकते हैं ये जो 2 ट्रेंड लाइन मैंने मार्केट आवर्स में बनाए हैं ये ऐसा बहुत सिग्निफिकेंस नहीं रखते हैं, क्योंकि ये इस पॉइंट को और ज्वाइन करके मैंने ऐसे ही बना दिया है। और निफ्टी ने इसको रेस्पेक्ट तो कर दिया है, थोड़ा सा क्लोजिंग टाइम में कन्फ्यूजन के साथ इसने थोड़ा रेस्पेक्ट कर दिया है। और ये जो नीचे वाला ट्रेंड लाइन है इसका थोड़ा सा सिग्निफिकेंस हो सकता है, बट दिस इज़ ऑल्सो नॉट वेरी एक्यूरेट, क्योंकि इसको मैंने यहाँ से कट करके इस पॉइंट को ज्वाइन करके देख सकते हैं ये जो भी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स मिल रहे थे मैंने ज्वाइन करके एक ट्रेंड लाइन ऐसे बनाया है। तो अभी एट प्रेजेंट तो कुछ सिग्निफिकेंस लग नहीं रहा है, बट अगर हम बात करें इसको शॉर्टर टाइम फ्रेम में, तो निफ्टी के लिए अभी तो यही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होने वाला है। डिपेंड करता है कल मार्केट किस तरीके से ओपन होता है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है या इसी के आसपास ओपन होता है, तब हमें देखना पड़ेगा कि मार्केट किस तरफ डायरेक्शन बनाता है। ठीक है, ये मार्केट अगर ऊपर जाता है, इस लाइन के अगर ऊपर रह जाता है, तो ये हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा। और उसके बाद हम 17,800 या फिर सेफ रहने के लिए 17,700 के पुट सेल कर सकते हैं। ठीक है, अगर मार्केट इसको क्रॉस करके नीचे भी आता है तो डेफिनेटली 17,700 के आसपास मार्केट निफ्टी को सपोर्ट लेना चाहिए। ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि 17,700 पे ये देख सकते हैं इसका विक बना हुआ है, जो प्रीवियस बड़ा ग्रीन कैंडल बना था, इसका टॉप लगा हुआ है यहाँ पे 17,700 के आसपास। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया अगर इस लाइन को ब्रेक करके नीचे आ जाता है तब भी 17,700 मेरे लिए एक सपोर्ट रहने वाला है। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। 17,700 इज़ गोइंग टू बी माई फर्स्ट सपोर्ट फॉर निफ्टी। अभी तक निफ्टी ने कोई क्लियर कट डायरेक्शन नहीं दिखाया है, ठीक है, कि वो नेगेटिव है नीचे ही चले जाएगा। जैसे कि HDFC ने क्लियर कट इस लाइन को ब्रेक करके बियरिशनेस दिखा दिया है और मीन रिवर्सल टाइप का भी फंडामेंटल अप्लाई हो रहा है इसमें, बट निफ्टी में ऐसा कुछ नहीं है और कोई इशारा नहीं किया निफ्टी ने अभी तक। तो पहला सपोर्ट मेरे लिए ये होने वाला है, और जो पहला रेजिस्टेंस होगा मेरे लिए वो आज का जो डे हाई था या स्विंग हाई कह सकते हैं हम, दैट इज़ 17,894। इसको हम अगर अच्छे से देखें तो दिस विल बी 17,900 हम कर लेते हैं टू बी ऑन अ सेफर साइड। ठीक है, तो मैं इन लेवल्स के कॉल और पुट्स सेल करके रखना पसंद करूंगा, 17,900 का कॉल और 17,700 का पुट। अगर मार्केट एकदम से फ्लैट 800 के आसपास ही ओपन हो जाता है कल के मार्केट में, तो बिंदास में इसको सेल कर दूंगा और इसको सेल कर दूंगा। ठीक है, बट अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है तब हमें इस लेवल का कॉल या इस लेवल का पुट सेल करना में कन्वीनियंस नहीं फील होगा, क्योंकि यहाँ से मार्केट हो सकता है इसको क्रॉस करके ऊपर चला जाए और हमारा ये इन द मनी आ जाए, या फिर अगर हमने पुट सेल किया इस पोजीशन पे तो हो सकता है ये पुट बहुत कम प्रीमियम मिले और हमें कुछ रिवॉर्ड ना मिल सके उसमें। ठीक है, तो इस तरीके से होगा। और सबसे बेस्ट होगा कि अगर गैप अप ओपन होता है तो आप 18,000 लेवल का कॉल सेल कर सकते हैं, और गैप डाउन अगर होता है तो और दूर के आप पुट सेल कर सकते हैं 17,600 17,500 इस तरीके से। और बाकी मार्केट को डिसाइड करने देते हैं क्या ट्रेंड है अभी मार्केट का। अभी तो कन्फ्यूजन है, मोस्ट प्रोबेबली कंसोलिडेट करेगा,
बट अगेन 17,600 एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होने वाला है मार्केट के लिए। और ये जो लेवल है अभी 18,100, ये मेजर रेजिस्टेंस होने वाला है। तो आई एक्सपेक्ट मार्केट इसी लेवल के बीच में कंसोलिडेट करता रहे। ये करीबन करीबन हमारे पास 470-500 पॉइंट्स का रेंज आता है, ठीक है। तो ये था निफ्टी का एनालिसिस ओवरऑल। और बाकी स्टॉक्स वगैरह तो अभी बिल्कुल फ्लैट चल रहा है, कोई अपॉर्चुनिटीज़ है नहीं है सच। बट कभी भी कहीं पे भी इस तरीके के ब्लू चिप स्टॉक्स में डिप्स मिले अगर, तो आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं लॉन्गर टर्म के लिए। जैसे मैंने इन्फोसिस बाई कर रखा था किसी लोअर लेवल पे, एक शार्प डिप आया था 3-4% का डिप, तो मैंने बाई किया था। बट आज मैंने देखा इट इज़ अगेन उस लो पॉइंट से भी 1.5-2% नीचे आ गया है। तो अगले 2-3% नीचे अगर मेरे को मिलता है तो मैं इन्फोसिस ज़रूर बाई करने वाला हूँ। इसका रिज़ल्ट भी आने वाला है अभी शॉर्ट टाइम पीरियड में, देख सकते हैं यहाँ पे शायद नहीं, इधर अपडेट नहीं किया अभी, बट अगले हफ्ते या अगले के अगले हफ्ते सारे आईटी स्टॉक्स के रिजल्ट्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो उसके बेसिस पे कुछ धमाका हो सकता है, कुछ एक्शन हो सकता है इन स्टॉक्स में। तो ये एक स्टॉक है। इसके अलावा और कुछ भी स्टॉक अगर हम देखें तो सब अपने बाई पॉइंट से ऊपर भाग चुके हैं, तो कुछ भी अभी एज सच लेने लायक है नहीं। बट फिर भी अगर बहुत ज़्यादा डिप मिले इस तरीके के टाइटन या किसी स्टॉक्स में, तो आप कंसिडर कर सकते हैं। और एक पर्टिकुलर स्टॉक हम बहुत टाइम से ऑब्ज़र्व कर रहे थे, एक्चुअली ऑब्ज़र्व करना छोड़ दिया है, जैसे कि हीरो मोटोकॉर्प था। तो इसमें मेरे पास कैपिटल अवेलेबल था, यहाँ से मैंने होल्ड कर रखा था, ब्रेकडाउन दे दिया इसने। तो मैंने इसको एग्जिट तो नहीं किया क्योंकि ये बहुत हैवी डिविडेंड पे करता है। जैसा कि मैं आपको दिखाऊँ फंडामेंटल्स में, ये करीबन 4.5% का डिविडेंड देता है, विच इज़ क्लोज टू आईटीसी का डिविडेंड। आईटीसी भी 5% का डिविडेंड देता है। तो इसलिए मैंने क्या किया कि ये जैसे गिरने लग गया, तो यहाँ पे जैसे इसने बॉटम बनाया, यहाँ पे तो मैं फिर भी फियरफुल था, मैंने बाई नहीं किया क्योंकि ये बहुत तेज़ी से गिरता चला जा रहा था, फॉलिंग नाइफ था ये। बट ये जिस तरीके से कंसोलिडेट करके ऊपर गया और फिर से यहाँ पे जो ये बड़ा रेड कैंडल आया, तो ये न्यूज़ बेस्ड फॉल था। आईटी का कुछ रेड पड़ा था इनके कंपनी पे, तो मैंने यहाँ पे जो लो लगा था यहाँ पे भी बाई नहीं किया था। 2 दिन के बाद फिर ये जो तीसरे दिन ये लो लगा था, यहाँ पे ठीक मैंने 2170 के आसपास मैंने बाई कर लिया था, कुछ 7-8 क्वांटिटी। तो इट्स ओके, अभी वो काफ़ी अच्छे लेवल से अच्छा ऊपर चल रहा है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो उस लेवल से करीबन 7-8% ऊपर है, तो इट्स गुड फॉर मी। इसका एवरेज बहुत डाउन हो गया है मेरा, एंड बहुत सस्ते रेट पे मैंने ख़रीद रखा है। और हीरो मोटोकॉर्प एक ऐसा स्टॉक है जो कि बहुत अंडर परफॉर्मेंस चल रहा है इसका। अगर देखें ध्यान से तो 1.5 साल से करीबन ये सो रहा है कुंभकर्ण के जैसे। तो अभी मैं इसमें और डिप्स जैसे आएंगे मैं इसमें और एक्यूमुलेट करने को देखूंगा, ठीक है। जितना नीचे आएगा, इनफैक्ट यहाँ कोविड लेवल तक आ जाए 1500 तक, तब तो वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, मैं तो बिंदास बाई करूँगा। बट उसके पहले 2000 तक आई थिंक इट्स अ वेरी गुड लेवल, यहाँ तक बाई करते जा सकते हैं आप, है ना। और बहुत लॉन्ग टर्म व्यू है इसमें मेरा, करीबन 1-2 साल तक मैं रखूँगा इसको। और देखेंगे प्राइस मूवमेंट्स तो ट्रैक करते ही रहेंगे, और बाकी देखते हैं। और एक स्टॉक जो है फाइन ऑर्गेनिक, इसको हम बहुत टाइम से ट्रैक कर रहे हैं। और ये मतलब जैसे मैंने कहा था इस पीरियड में भी अपने आप को होल्ड किया था इसने, और अभी जैसे मार्केट रन अप कर रहा है तो भी ये धीरे धीरे रन कर रहा है। बट इसमें मोमेंटम अभी बहुत बाकी है, आई थिंक इट्स अंडर वैल्यूड काइंड ऑफ, और बहुत अच्छे लेवल्स इसमें भी आ सकते हैं, तो मैंने इसको भी होल्ड कर रखा है अभी के लिए। तो बाकी के स्टॉक्स में अभी ऐसा कुछ ओपिनियन नहीं है, तो आप मार्केट में बने रहें, अपॉर्चुनिटीज़ आते रहेंगे, उसके अकॉर्डिंग आप इन्वेस्टमेंट अपना मेंटेन रखें। और मार्केट से बाहर होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। लोग कहते हैं मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, भाग जाओ, सब कुछ बेच के निकल लो, है ना, मार्केट गिर जाएगा। बट गिर जाएगा, कितना गिर जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा मार्केट में? अगर हमने जिन इन्वेस्टर्स ने 15,700 देख लिया है, उनके लिए कोई डर वाली बात नहीं है, ठीक है। अगर -7-8% आया होगा आपका पोर्टफोलियो, एक बार फिर से -7-8% आ जाएगा, बट मार्केट अल्टीमेटली ऊपर ही जाएगा, नो डाउट अबाउट इट। सबसे बड़ी बात यह है अभी मार्केट में पॉजिटिव होने का, इज़ दैट FIIs ने बाइंग करना स्टार्ट कर दिया है लगातार। ये रेड कैंडल्स बन रहे हैं, बट स्टिल उन्होंने बाइंग किया है, ऑल्दो स्मॉल फिगर के लिए बाइंग किया था कल उन्होंने 300 करोड़ का, बट प्लस इज़ प्लस, जैसे कहते हैं ना, गोल्ड इज़ गोल्ड, है ना। तो इसी तरीके से उन्होंने बाइंग किया है, और इनफैक्ट DII वालों ने भी बाइंग किया है। तो इट्स अ वेरी बिग थिंग कि मार्केट में दोनों बड़े इंस्टीट्यूशंस जो हैं बाइंग कर रहे हैं, तो मार्केट को इतना ज़्यादा गिरने नहीं देंगे ये लोग। और जो दूसरी बात है
दैट इज़ अभी अगले हफ्ते में रिजल्ट्स आने वाले हैं सभी कंपनीज़ के कॉरपोरेट रिजल्ट्स। और तीसरी जो मेजर बात है दैट इज़ रशिया यूक्रेन का जो वॉर चल रहा है, अभी भी उसमें कुछ समझौता नहीं हुआ है। तो जिस दिन उन दोनों के बीच में समझौता अगर हो जाता है उस दिन मार्केट एक अलग से रैली कर जाएगा। दैट इज़ ऑल्सो एक तरीके से बहुत पॉजिटिव एस्पेक्ट हो सकता है। ठीक है, बहुत पॉजिटिव तो नहीं क्योंकि मार्केट ने उसको फैक्टर इन कर लिया है, बासी खबर हो गया एक्चुअली, 1.5 महीने से चल रहा है वो, बट स्टिल इट्स गोइंग टू बी अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द मार्केट्स। ठीक है, तो एक मूवमेंट वो भी दे सकता है, 2-4-5% का मूवमेंट ला सकता है वो मार्केट में। तो इस तरीके से हमने निफ्टी का एनालिसिस किया, कुछ स्टॉक्स के भी एनालिसिस कर लिए हैं आज। बाकी कल देखते हैं मार्केट किस तरीके से रहता है। और पोजीशन वाइज आज का मेरा बहुत फ्लैट पोजीशन था। आजकल मैं ट्रेड्स भी नहीं ले रहा हूँ बहुत ज़्यादा, 20-22 ट्रेड्स हैं, उसमें भी 3-4 रिजेक्टेड हैं। और कैपिटल यूटिलाइजेशन में भी देख सकते हैं मैंने 1 लाख छोड़ रखा है। करंट वीक में कोई पोजीशन नहीं है मेरा, एक कॉल सेल कर रखा है आई थिंक 17,900 का, तो ये कॉल मैंने सेल किया है। कुछ प्रॉफिट्स हैं इसमें, देखेंगे कल 1000-1200 कुछ प्रॉफिट बुक कर लेंगे इसमें। बट ओवरऑल कंफ्यूजिंग मार्केट्स है, तो मैं भी मार्केट से अभी दूर रह रहा हूँ और दूर के एक्सपायरीज़ में मैं काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगला एक्सपायरी अपना है एक्चुअली 13 को ही, क्योंकि 14-15 छुट्टी है, तो 13 को अपना एक्सपायरी है। तो अभी मेरे सारे पोजीशंस 13 में ही पड़े हुए हैं। तो लेट अस सी किस तरीके से कल मार्केट बिहेव करता है, थोड़ा सा क्लैरिटी मिले अपने को, उसके बाद मैं अपने पोजीशंस एडजस्ट करने वाला हूँ। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं कल मार्केट के बाद दोबारा से निफ्टी एनालिसिस के साथ। तो तब तक के लिए आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दैट्स इट गाइस, थैंक यू।